जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों यहां पर मई महीने 2024 के इंपॉर्टेंट 60 प्लस क्वेश्चन को डिटेल से कवर करने वाले हैं। दोस्तों 240 क्वेश्चन का भी एक यहां पर वीडियो आएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा, जो 5 तारीख को यहां पर आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर महीने आपको प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर महीने का आपका करंट अफेयर्स उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर के देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, पूरा फुल डिटेल्स के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए। एक और विशेष बात, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा भारत की सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों आप सभी के लिए मोटिवेशन थॉट, उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। कभी भी निराश नहीं होना, यही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों अगर आप निराश हो जाएंगे तो आप उस काम को कभी अमल ही नहीं कर पाएंगे, आपका कभी मन ही नहीं लगेगा। लेकिन एक उत्साह मन, एक एक्साइटेड मन, एक जोशीला इंसान ही कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है। इसलिए हमेशा जोशीले बने रहिए, अच्छा प्रयास कीजिए और आपका सफलता इंतजार कर रही है। लगे रहिए, डटे रहिए। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। आईपीएल 2024 के खिताब की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आईपीएल 2024 का खिताब जाता है कोलकाता नाइट राइडर्स को। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बार इन्होंने आईपीएल खिताब जीता है, तो 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है। किसे हराया है? सनराइजर्स हैदराबाद को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। देखिए आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तो कभी नहीं जीता ऐसा टाइटल। लेकिन दोस्तों आरसीबी की हम बात करें तो जो महिला प्रीमियर लीग हुआ है, महिला प्रीमियर लीग जो विमेंस का था, इसमें सेकंड टाइटल किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। ठीक है, आपको याद रखना, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 का आईपीएल जीता था गुजरात टाइटंस को हरा करके। इसे भी आप यहां पे नोट कर लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब आइए विस्तार से सारी चीजों को चर्चा करते हैं। जो आईपीएल का फाइनल मैच था वो कहां पे खेला गया? तो आईपीएल का फाइनल मैच चेन्नई में खेला गया। इस स्टेडियम का नाम है एम चिदम्बरम स्टेडियम। क्या नाम है इसका? एम चिदम्बरम स्टेडियम नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो फाइनल मुकाबला था वो सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में था। ठीक है, यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले भी इस खिताब को जीता है, 12 में जीता है, 14 में जीता है। अब तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। और 2008 में राजस्थान रॉयल्स इसकी विनर बनी थी। कौन बनी थी? राजस्थान रॉयल्स इसकी चैंपियन बनी थी। अब देखिए आईपीएल के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। देखिए इस बार कौन सा संस्करण था? तो आईपीएल का 17वां संस्करण था। टोटल 74 मैच हुए हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटर बीसीसीआई होता है। टाइटल स्पॉन्सर टाटा था। 22 मार्च से लेकर 26 मई तक ये मैच चला है। आप आईपीएल के बारे में आपकी सारी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे हम आईपीएल के अवार्ड्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आईपीएल में सबसे ज्यादा जो रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है। और हमारे रन मशीन विराट कोहली ने 741 रन बनाए हैं आरसीबी की तरफ से। पर्पल कैप उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। हर्षल पटेल ने पंजाब किंग्स की तरफ से 24 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? सुनील नारायण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, केकेआर की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं। 2024 का फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को मिला है, जो लगातार पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और यहां पर एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलते हैं। दोस्तों यहां पे अगर मैं आपको बता दूं, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ये सबसे ज्यादा बार चैंपियन बने हैं। 5 बार ये चैंपियन बने हैं। ये आप ईयर याद रखिएगा, ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। ठीक है, आप यहां पर जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप पूरा कंप्लीट यहां पे पढ़ लीजिएगा। अब आइए बढ़ते दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ, जो आपसे पूछा जा सकता है। कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में अनुसुईया सेन गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसुईया सेन गुप्ता यहां पर बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। आलिया भट्ट की बात करें तो इनको फेयर प्ले अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है?
फेयर प्ले अवार्ड, यहां पर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड अभी हुआ था, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, तो इनको यहां पर मिला है। इसके अलावा वहीदा रहमान की अगर हम बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित की गई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। एमा स्टोन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एमा स्टोन को ऑस्कर अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस यहां पर बनी है, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब इनको एमा स्टोन को मिला है। अब आइए जानते हैं यहाँ पे अनुसुईया सेन गुप्ता के बारे में, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अनुसुईया सेन गुप्ता यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये पहली ऐसी एक्ट्रेस है भारत की तरफ से जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में फिल्म द सेशल्स के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसका 77वां संस्करण फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, अनुसुईया सेन गुप्ता के बारे में आपने जाना। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य से बिलोंग करती है तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, कोलकाता से बिलोंग करती हैं अनुसुईया सेन गुप्ता। अब और भी यहाँ पे डिटेल्स को समझ लेते हैं। मेरे पीछे आप पायल कपाड़िया को देख पा रहे हैं, तो इन्होंने एक फिल्म का डायरेक्शन किया। इस फिल्म का नाम है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। तो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड प्राप्त करने वाली ये पहली फिल्म है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। अब दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हैं। 1946 में कांस फिल्म फेस्टिवल की स्थापना हुई है और जगह कहां पर है? कांस, जहां पर इसका हर बार आयोजन किया जाता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड को समझिएगा जो पियरे एंजिनिक्स को मिला, पियरे एंजिनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार मिला है, यहां पे संतोष सीवन को मिला है। ये भारतीय फिल्मकार, ठीक है, और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं ये। ठीक है, पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया। हम बात करेंगे यहाँ पे अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर की, जो एनोरा ने यहाँ पे 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर का अवार्ड यहाँ पे जीता है। ये आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, पूरा डिटेल से यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया? विच कंट्री प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी हैज डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश? तो साथियों ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। इब्राहिम राइसी को पहले आप देख लीजिए, यह है इब्राहिम राइसी, हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, इनके साथ विदेश मंत्री भी थे जिनका निधन हुआ है और सभी 9 लोग यहाँ पर मारे गए। हादसे में सभी लोग यहाँ पे मारे गए। ये हादसा कहां पर हुआ ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अजरबैजान की बाउंड्री है, सीमा है, वहां पर ईरान के वारजेगन शहर के पास यहाँ पर क्रैश हो गया। ये घटना 19 मई की है। ये बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे तभी ये घटना हुई और इनका जो हेलीकॉप्टर था क्रैश हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो जो उपराष्ट्रपति है मोहम्मद मुखबिर, ये अंतरिम राष्ट्रपति अभी यहाँ पे बनाए गए जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए बाघेरी कनी, तो यहाँ पे इन्हें फॉरेन मिनिस्टर का भी यहाँ पर प्रभार दिया गया है। आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ईरान की लोकेशन को देखें तो आप यहाँ पे ईरान की लोकेशन देख पा रहे हैं। ईरान जो है ऊपर अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, इराक और यहाँ पर नीचे पर्शियन गल्फ है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के साथ ये बाउंड्री बनाता है। ऊपर कैस्पियन सी भी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं ईरान और भारत के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को अभी लीज में लिया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए लीज पर लिया है। दोस्तों चीन, ईरान और रूस ने अभी संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। इस अभ्यास का क्या नाम है? सुरक्षा बेल्ट अभ्यास नाम है। 2024 में इसका आयोजन हुआ है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो मिला है ये जेनी एर्पेनबैक को मिला है। किसे मिला है? जेनी एर्पेनबैक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें यहां पे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। जॉर्जी गॉस्पिडिनोव को लास्ट टाइम का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला 2023 का, इन्हें यहां पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। गीतांजलि श्री को 2022 का अंतरराष्ट्रीय यहां पर बुकर पुरस्कार मिला है। तो मैंने आपको लास्ट 3 इयर्स के सारे नेम्स बता दिए। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं इनका नाम है जेनी एर्पेनबैक। तो दोस्तों इन्होंने जो बुक लिखी है इसका नाम है कैरोस और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने किया है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? जर्मनी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आप यहाँ पे जॉर्जी गॉस्पिडिनोव को देख पा रहे हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अब समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया जाता है।
तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के लिए जो यूनाइटेड किंगडम में बुक पब्लिश की जाती हैं उन्हें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमारे और भी भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है, 2022 का आप याद रखिएगा गीतांजलि श्री को मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। आइए देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल यहां पर जीता है। दोस्तों, इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। एक स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पे दोहा डायमंड लीग हुआ और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जो मेडल जीता है वो कौन सा है? सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पे गोल्ड मेडल जाता है जैकेब वॉडलेच को, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं और ये पहले नंबर पर है। इनको यहाँ पे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन का आप सभी आंसर दीजिएगा जो आपसे पूछा जा सकता है, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है, कितने रनों से जीता है? इसका आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर, आंसर देते चलिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए टेंशन ना लें, ये आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ई बुक सेक्शन में जाइएगा। ई बुक सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिख रहा है जहां पे लिखा हुआ है मैराथन क्लास पीडीएफ। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और भी जैसे आपको मंथली बुक डाउनलोड करना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जो आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रिंटेबल फॉर्मेट में हर महीने की ई बुक आपको मिल जाएगी। 6 महीने की भी ई बुक उपलब्ध है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप 250 एमसीक्यू के साथ हमने यहाँ पर अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स की बुक तैयार की है। अब यहाँ पर अप्रैल के बाद मई मंथ की भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में यूएन की असेंबली में किसे परमानेंट मेंबर बनाने का जो प्रस्ताव पास हुआ है? तो परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का जो प्रस्ताव है, ये जो रेजोल्यूशन है वो पास हो गया है। अब 194 नंबर का सदस्य देश बन जाएगा फिलिस्तीन। और दोस्तों, हालांकि इसका बहुत बड़ा विरोध इजराइल ने किया है, अमेरिका ने किया है, इसका विरोध किया है, ठीक है। तो अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब इस प्रस्ताव को बहुत सारे देशों का समर्थन मिला, जिसमें भारत भी शामिल है। 143 देशों का इसमें समर्थन मिला है, 9 देशों का यहां पर विरोध मिला है, जिसमें अमेरिका और इजराइल भी शामिल है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस देश ने हाल ही में जीती है? विच कंट्री हैज वॉन 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी? तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो जीती है साथियों, जापान ने जीती है। किसने जीती है? जापान ने सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसको हरा करके जीती है? तो इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराया है, 4-1 से हराया है और सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। साथियों, अब आपसे पूछा जा सकता है कहां पर इसका आयोजन हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है, जगह है ईपो शहर, वहां पर हुआ अजलान शाह स्टेडियम पर ये फाइनल मैच। 3rd प्लेस पे मलेशिया था, 4th प्लेस पे न्यूजीलैंड, 5th प्लेस पे दक्षिण कोरिया और लास्ट प्लेस पे कनाडा था। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का आयोजन मलेशिया देश में किया जाता है, 1983 से किया जा रहा है और यह बाइनियल कॉम्पिटिशन, ठीक है, द्विवार्षिक यानी 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159 है, पहले 161 थी, 2 पोजीशन इसमें सुधार हुआ है। पहले प्लेस पे कौन सा देश है? पहले प्लेस पे नॉर्वे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इन्होंने इस रिपोर्ट को यहाँ पे जारी किया है। यहां पर आप देख पा रहे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया है। क्लियर है? अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर कहां पर है या किस देश का यह संस्था है? तो फ्रांस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। सबसे लास्ट प्लेस पे आपसे पूछा जाए कौन सा देश है, तो ये इरिट्रिया है जो 180 प्लेस पर है। अगला सवाल है, व्हीटली गोल्ड पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द व्हीटली गोल्ड अवार्ड? तो व्हीटली गोल्ड अवार्ड से डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको यहां पर व्हीटली गोल्ड पुरस्कार मिला है। पर्यावरण के क्षेत्र में व्हीटली गोल्ड पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, आलोक शुक्ला को जो पुरस्कार दिया गया है वो गोल्ड मैन अवार्ड दिया गया है।
यह भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। जेनी अर्पनबैक को अभी आपको मैंने पढ़ाया है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। रस्किन बॉन्ड को क्या मिला है? साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसे दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को यहां पे प्रोवाइड किया गया है। यह सारे पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा चर्चा करते हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में। तो आप मेरे पीछे डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को देख पा रहे हैं। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? असम स्टेट से बिलोंग करती हैं और यह एक बायोलॉजिस्ट है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सेकेंड टाइम व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है। देखिए, व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है व्हिटली पुरस्कार। 1993 में इसकी स्थापना हुई है। 2007 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स की स्थापना की गई और यहां पर व्हिटली फंड फॉर नेचर, जो कि यूनाइटेड किंगडम में एक रजिस्टर्ड परोपकारी संस्था है, 1993 में एस्टेब्लिश हुआ और 2007 से इस अवार्ड्स को देने की शुरुआत हुई है। अगला सवाल है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे दिया गया है वो आलोक शुक्ला है। अभी मैं ऑप्शन डिस्कस कर रहा था और अगला प्रश्न यही आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को। रमेश बाबू की हम बात करें तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, केंद्रीय विद्युत यहाँ पे नियामक आयोग के सदस्य बने हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। जॉन्स लेवन की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम एसोसिएशन है, उसके ये उपाध्यक्ष यहाँ पे उपाध्यक्ष बने हैं। कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन है, उसके कपिल सिब्बल यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पे आलोक शुक्ला के बारे में चर्चा करते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिन्हें यहाँ पर मिला है। तो आलोक शुक्ला मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये आलोक शुक्ला जी हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन हसदेव आंदोलन के संयोजक हैं और इन्हें 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से चुना गया है। देखिए, जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है 1989 में स्थापित हुआ है। अमेरिका के रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। दोस्तों, इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है गोल्डमैन पुरस्कार को। ओके, अगला प्रश्न है, एलेक्जेंड्रा मारिशा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। इनकी एज कितनी है? तो दोस्तों, इनकी एज है 60 साल। कितनी साल है? 60 साल की एज में इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स जीता है एलेक्जेंड्रा मारिशा रोड्रिग्स ने। आप यहां पर एलेसा को आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। अभी अगर देखें प्रोफेशनली ये पत्रकार भी हैं और ये लॉयर भी हैं, दोनों ये काम कर रही है। उसके साथ साथ ये खूबसूरती में भी आगे आ गई हैं। अब दोस्तों, सौंदर्य प्रतियोगिताओं की जितनी भी विजेता हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो हाल ही में मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, जो चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। भारत में हुआ था ये चैंपियनशिप, मुंबई में हुआ था और यहाँ पर मिस वर्ल्ड का खिताब उन्होंने जीत लिया है। मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्क्स ने जीता है, अमेरिकी वायुसेना अधिकारी हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सैनिस पलासियोस को मिला है, जो कि निकारागुआ देश से बिलोंग करती हैं। हाल ही में इफ्को के वापस से फिर से अध्यक्ष कौन बनाया गया है? हु हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इफ्को अगेन? तो इफ्को का वापस से प्रेसिडेंट बनाया गया है, दिलीप संघानी को यहां पर प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब यहां पर हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। राकेश रंजन को एसएससी का यहां पे चेयरमैन बनाया गया है, याद रखिएगा। सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का मैनेजिंग डायरेक्टर और बनाया गया है। अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक का यहां पर प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो कि भारतीय के हैं, ठीक है। तो दिलीप संघानी आपको याद रखना है, वापस से इफ्को के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सबसे पहले दिलीप संघानी की जो इमेज है आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए इनके चेहरे को। बलवीर सिंह जो है वो इफ्को के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उपाध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जो इफ्को होता है ये भारत में क्या करता है? फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने का काम करता है। हाल ही में इफ्को ने एक नैनो यूरिया बनाया है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। नैनो यूरिया की मदद से हम यहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान, इसका कॉस्ट कम है और ये फर्टिलिटी भी ज्यादा रखता है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष दिलीप संघानी है। भारत और किस देश के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल का जो अनुबंध है उस पे हस्ताक्षर हुए हैं? इंडियन विच कंट्री हैव साइंड ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया 10 साल का जो अनुबंध है भारत और ईरान के बीच में अभी हुआ है। किसके बीच में हुआ है? भारत और ईरान के बीच में हुआ है।
देखिए भारत ने पहला ऐसा बंदरगाह, ऐसा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहित किया है, वो ये है चाबहार। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका नाम है सितवे बंदरगाह, सितवे पोर्ट। तो ये कहां पर है, ये म्यांमार में। कहां पर है, म्यांमार में सितवे बंदरगाह है, ये आप सभी लिख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर कि और भी चर्चा कर लेते हैं कि इस समझौते को किसने किया है। तो भारत के जो यहां पर शिपिंग मिनिस्टर, पोर्ट्स मिनिस्टर और वाटरवे मिनिस्टर हैं, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने यहाँ पे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आप यहाँ पे चाबहार पोर्ट को देख पा रहे हैं, जिसकी मदद से भारत जो है यहाँ पर मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करेगा। अगला प्रश्न ये रहा, फोन पे ने किस देश में यूपीआई को हाल ही में लॉन्च किया है। फोन पे हैज लॉन्च्ड यूपीआई इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फोन पे ने यूपीआई को लॉन्च किया है श्रीलंका में। कहां पे लॉन्च किया है, श्रीलंका में। दोस्तों श्रीलंका में लंका पे चलता है और लंका पे के साथ यहाँ पे करार किया गया है कि फोन पे का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों पापुआ न्यू गिनी की ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में यहाँ पे लैंडस्लाइड आया, बहुत बड़ा यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, भारत ने यहाँ पे सहायता राशि प्रदान की है। नेपाल में हमने अभी 35 यहाँ पर हमने क्या एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है और 66 स्कूल हमने यहाँ पर गिफ्ट में यहाँ पे दिया है। मॉरिशस ने हाल ही में रुपए कार्ड को अपनाया है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो यूपीआई है, जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, श्रीलंका में ये सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। फोन पे यहाँ पे ये सुविधा प्रदान कर रहा है, तो लंका पे के साथ यहाँ पे डील साइन हुई है। अब दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसे भी यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया, जो कि कहाँ पे मनाया गया, श्रीलंका में मनाया गया। 5वां संस्करण मनाया गया 1 से 3 मार्च के बीच में। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। एक और अभ्यास होता है जिसे हम बोलते हैं स्लाइनेक्स। क्या बोलते हैं हम, स्लाइनेक्स अभ्यास बोलते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान किसे चुना गया है। विच हैज बिकम इंडिया बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें चुना गया है IIM अहमदाबाद को सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान यहाँ पे चुना गया है। इसका नाम है IIM अहमदाबाद। दोस्तों 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट यहाँ पे जारी की है और यहाँ पे सबसे टॉप में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सबसे बेस्ट, बेहतरीन संस्थान का अवार्ड मिला है। भारत में जो सबसे बेस्ट संस्थान है वो है IIM अहमदाबाद। चलिए, इंडियन सुपर लीग 2023-24 जो कि फुटबॉल का खिताब है, हाल ही में किसने जीता है। हु हैज वॉन इंडियन सुपर लीग 2023-24 टाइटल। तो इंडियन सुपर लीग का खिताब मुंबई सिटी ने जीता है। किसने जीता है, मुंबई सिटी ने जीता है। किसको हरा करके जीता है, मोहन बगान को हरा करके इंडियन सुपर लीग पर कब्जा कर लिया है। इस बार कौन सा संस्करण हुआ, तो 10वां संस्करण हुआ है। ये 21 सितंबर 2023 से शुरू हुआ था, 4 मई तक चला है। तो मोहन बगान को 3-1 से हराया है मुंबई सिटी ने। कहां पर हुआ है, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैच खेला गया था, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार यहां पे जीते गए हैं, आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट ग्लोब पुरस्कार, जो सबसे बेस्ट गोलकीपर को मिलता है। तो ये मिला है फुरबा लाचनेपा को मिला है, जो कि मुंबई सिटी से बिलोंग करते हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है दिमित्रियोस डायमंतोकोस, जो कि केरल ब्लास्टर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है। रिसेंटली यूनिसेफ हैज अपॉइंटेड नेशनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। किसे अपॉइंट किया है, तो करीना कपूर को नेशनल एम्बेसडर यहां पे अपॉइंट किया है, यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है। यहां पर अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे नाम हैं, इंपॉर्टेंट नेम है जो आपसे पूछ जा सकते हैं। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, शाहिद अफरीदी को ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। MS धोनी को जियो मार्ट और यहाँ पे SBI का यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। करीना कपूर को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया यूनिसेफ का। यूनिसेफ 1946 में एस्टेब्लिश हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, जो बच्चों के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए काम करता है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन देश कौन सा बना है,
तो विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो है भारत है। कौन सा देश है? भारत। सबसे टॉप में कौन सा देश है? सबसे टॉप में जो है वो चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पे हमारे प्यारे भारत का नाम आता है। ठीक है, याद रहेगा। तो यूनाइटेड किंगडम की एक थिंक टैंक है, इसका नाम है एम्बर। एम्बर के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। इसमें भारत की सौर ऊर्जा क्षमता के बारे में बताया गया है कि भारत जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। 2015 में 9th प्लेस पर था, अब 3rd प्लेस पर भारत पहुंच चुका है, जापान को पीछे छोड़कर। टोटल 80 कंट्री का यहाँ पर रिव्यू किया गया था। सबसे पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे भारत है, चौथे नंबर पे जापान है। आइए बढ़ते दोस्तों 19 क्वेश्चन की तरफ। 36वीं बार ला लीगा 2024 जो कि फुटबॉल का खिताब है, हाल ही में किसने जीता है? तो 36 टाइम्स यहाँ पे ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट को रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जीता है। रियल मैड्रिड ने किसको हराया है? यहाँ पर कैडिस को हराया, 3-0 से हराया है। और यहाँ पे 2023 का जो टाइटल था वो बार्सिलोना ने जीता था। रियल मैड्रिड सबसे सफल टीम है, 36 बार यहाँ पे टाइटल को जीता है। 2024 का जो टॉप गोल स्कोरर रहे हैं वो है आर्टेम डोविक, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। ला लीगा की हम बात कर लेते तो 1929 में ला लीगा की स्थापना हुई है और ये जो आयोजन होता है स्पेन में होता है। कहां पर होता है? स्पेन में होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में मुंबई को कौन सा रैंक दिया गया है? What is the rank of Mumbai among the richest cities in the world? तो दुनिया के अमीर शहरों की सूची में मुंबई को 25वां स्थान मिला है, 25th प्लेस मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये जो रिपोर्ट है हेनलेन पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पे न्यू वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यहाँ पे न्यूयॉर्क सबसे टॉप पे है, बे एरिया सेकंड पे है, टोक्यो थर्ड पे, सिंगापुर फोर्थ पे, 5th पे लंदन है और यहाँ पे मुंबई को जो स्थान दिया गया है वो कौन सा दिया गया? 25th प्लेस यहाँ पे मुंबई को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य अभ्यास है ये शक्ति 2024 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? जो मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति 2024 इंडिया और फ्रांस के बीच में कहां पर हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। हर बार युद्ध अभ्यासों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेघालय में हुआ है। कहां पर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। मेघालय में जगह है उमरोई। 13 से लेकर 26 मई के बीच में उमरोई में हुआ है, मेघालय में यह अभ्यास किया गया है। भारत और फ्रांस की सेना के बीच में हुआ है और बहुत सारे अभ्यास होते हैं, आइए जानते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास होता है डेजर्ट नाइट, लिखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा अभ्यास होता है वो कहलाता है गरुण, और गरुण अभ्यास होता है। फिर होता है वरुण अभ्यास होता है। ठीक है, तो ये सारे अभ्यास जो होते हैं और फ्रिंजेक्स अभ्यास भी होता है। भारत और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास होते हैं। संयुक्त सुरक्षा अभ्यास भारत और इजराइल के बीच में हाल ही में हुआ है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास हुआ है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया 3 देशों के बीच में अभ्यास हुआ, इसे बोलते हैं IMMT ट्रिलेट 2024। अगला प्रश्न ये रहा, थॉमस कप और उबेर कप 2024 का जो खिताब है हाल ही में किस देश ने जीता है? जो थॉमस कप है, उबेर कप, इसे चाइना ने जीता है। दोनों कैटेगरी में यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे जीता है। देखिए थॉमस कप जो है ये मेल यानी पुरुषों का यहाँ पर ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है। उबेर कप फीमेल यानी महिलाओं का यहाँ पर चैंपियनशिप है, बैडमिंटन चैंपियनशिप है। दोनों यहाँ पे चाइना ने जीता है और ये दोनों चैंपियनशिप कहां पर हुई है? चीन में हुई है। जगह है चेंगदू। 27 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में हुआ है। थॉमस कप का 33वां संस्करण और उबेर कप का 30वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे चीन ने गोल्ड मेडल जीता है थॉमस कप में। इंडोनेशिया ने सिल्वर मेडल 2nd प्लेस पे रहा। मलेशिया और चीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं पे चीन ने गोल्ड मेडल जीता है, इंडोनेशिया ने सिल्वर मेडल जीता है उबेर कप की कैटेगरी में। जापान और दक्षिण कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किया है। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्राइज 2024? तो दोस्तों फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं उन्हें यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार दिया जाता है।
देखिए पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली अवार्ड दिया गया, मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, व्हिटली पुरस्कार मिला है। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन यहां पर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यहां पे दिया गया है। जू फेई होंग ये कौन है? ये चाइना से भारत में एम्बेसडर बनाए गए, भारत में ये राजदूत बनाए गए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, जू फेई होंग बने। ठीक है, अब आइए जानते हैं ये जो गिलेर्मो कैनो पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है। तो दोस्तों फिलिस्तीनी पत्रकारों ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, गाजा में संकट चल रहा था, उस समय अपनी जान को जोखिम में डाल करके रिपोर्टिंग की, इसलिए इनको यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार यहां पे मिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट को दिया जाता है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन किया है? इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स हैव कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज स्ट्राइक 2 इन विच स्टेट? तो ये जो अभ्यास है दोस्तों पंजाब में किया गया। कहां पर किया गया है? अब ये जो अभ्यास स्ट्राइक 2 है ये पंजाब में किया गया है, आप ये सब याद रखिएगा। तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने यहाँ पे शामिल हुए थे और पंजाब के अलग अलग जगहों पर गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास हुआ है। थल सेना और वायुसेना के बीच में हुआ है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको बहुत सारे अभ्यास का रिवीजन करा देता हूं जो विभिन्न देशों के बीच में होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार टाइगर ट्रंप अभ्यास होता है। भारत और सेशल्स के बीच में अभ्यास लमिते होता है। भारत और सऊदी अरब के बीच में अभ्यास सदा तंसिक होता है। भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर होता है। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन अभ्यास होता है। हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में वॉलेट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है गूगल। गूगल ने यहाँ पे वॉलेट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आप स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, और जहां भी यूज हो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ले जाने और रखने में दिक्कत नहीं होगी, चोरी होने का डर नहीं होगा, आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। गूगल ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, गूगल ने यहाँ पे लॉन्च किया है। 1998 में गूगल की स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया अमेरिका में। लैरी पेज, सर्गे ब्रिन इसके संस्थापक हैं। मेरे पीछे आप सीईओ देख रहे हैं जो है सुंदर पिचाई। ठीक है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? हु विल होस्ट वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2027? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और इसे ब्राजील यहां पर होस्ट करेगा। कौन करेगा होस्ट? ब्राजील यहां पर इसको होस्टिंग करने वाला है। देखिए कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ये उसे होस्ट करेंगे। यहाँ पे कतर की हम बात करें तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये इसे होस्ट कर चुका है, जिसका विनर अर्जेंटीना बना था फ्रांस को हरा करके। भारत की बात करें तो 15th हॉकी वर्ल्ड कप भारत में हुआ था 2023 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओडीआई वर्ल्ड कप भी हो चुका है। कहां पर? भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हो चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहां पर देखिए महिला फीफा विश्व कप का मेजबान ब्राजील होगा और इसका 10वां संस्करण आयोजित होने वाला है। जो लास्ट एडिशन था वो कहां पर हुआ था? वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसका चैंपियन स्पेन बना था 2023 में, ये खिताब यहां पर जीता था। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जो एथलीट है वो कौन है? तो फोर्ब्स के हिसाब से जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे जॉन रहम है और थर्ड नंबर पे लियोनेल मेसी है। ठीक है, तो तीनों को आपको पता चल गया। 260 मिलियन डॉलर इनकी अभी यहां पर फोर्ब्स ने बताया है इनकी कमाई है हर साल की। ठीक है, वहीं पे हम बात करें तो दूसरे स्थान पर आप यहां पर देख पा रहे जॉन रहम है, जो कि क्या खेलते, गोल्फ प्लेयर है। तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर है लियोनेल मेसी। ठीक है, चलिए आपके लिए एक सवाल और आपके लिए आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा देश करता है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। स्पेन में, अगला स्पेन ने स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो कौन बने हैं? हु हैज बिकम वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन हु वेंट टू स्पेस? तो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो स्पेस में गए हैं इनका नाम है एड ड्वेट। क्या नाम है? एड ड्वेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 90 साल की उम्र में एड ड्वेट यहां पर स्पेस गए हैं।
वहीं पे गोपी चंद थूताकुरा भारतीय मूल के हैं जो स्पेस गए हैं, और सुनीता विलियम्स दोबारा स्पेस में जाने वाली हैं। जेफ बेजोस यहाँ पर अमेजन के मालिक हैं जो इस मिशन में 6 लोगों को भेजने वाले हैं। तो अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, इनकी स्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। 19 मई को भेजा गया था 6 लोगों को। इस मिशन का नाम रखा गया NS-25। क्या रखा गया है? NS-25। इसमें आप देख पा रहे हैं बुजुर्ग एड ड्वाइट को 90 इयर्स की एज में ये भेजे गए। ठीक है, ओके। यहां पर अगला प्रश्न रहा, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो इस राज्य का नाम है सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम क्या कर रहा है? यहां पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू कर रहा है। ठीक है, यहां पे महाराष्ट्र की बात करें तो स्वच्छता में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। राजस्थान की हम बात करें तो सोलर प्रोडक्शन में राजस्थान और आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। मध्य प्रदेश जो है ग्रीन क्रेडिट स्कीम, जिसे हम कहते हैं ग्रीन क्रेडिट, यहां पर स्कीम में यहां पर सबसे नंबर 1 राज्य बना है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, ओके। तो 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली यहां पर शुरू की गई है सिक्किम में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। हनुमान AI चैट बॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? तो 98 लैंग्वेजेस यहां पे उपलब्ध है, 98 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 4201 यहां पे 42,001/2023 प्रमाणन जो प्रदान किया गया है इन्फोसिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है स्टारगेट नाम है। क्या नाम है? स्टारगेट नाम है। गूगल का जो AI चैट बॉट है इसका नाम है बार्ड। क्या नाम है इसका? बार्ड नाम है। ठीक है, दुनिया की पहली AI CEO, इसका नाम है मीका। क्या नाम है इसका? मीका नाम है। टेलीमानस चैट बॉट, टेलीमानस जो चैट बॉट है किसने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लीसा। क्या नाम है? लीसा इसका नाम। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर का अवार्ड मेजर राधिका सेन को मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर राधिका सेन। देखिए, जैनी एपनबैक को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है। गोल्डमैन अवार्ड आलोक शुक्ला को दिया गया है। तो आप मेरे पीछे राधिका सेन को देख पा रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने इनको मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये अवार्ड जो है ये शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, महिलाओं को स्पेशली दिया जाता है जो अपना अहम कंट्रीब्यूशन करती हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। क्लियर है? ओके। और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। ठीक है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39 है। वहीं पे पहला स्थान किसका? USA का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। टोटल 119 देशों को इसमें शामिल किया गया, उसमें से भारत का स्थान 39 बताया गया है। इस रिपोर्ट को हर 2 साल में जारी किया जाता है और पहली बार इस सूचकांक 2022 में जारी किया गया था। सबसे पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्पेन का है, थर्ड जापान का है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे आखिरी में माली है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 99वां सदस्य जो बना है, इस देश का नाम है स्पेन। देखिए, 99 देश वो हैं जो फुली यानी पूरी तरह से यहां पे शामिल हो चुके हैं। 119 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जापान की हम बात करें तो पिछली बार G7 सम्मेलन जापान में हुआ था। इंडोनेशिया में क्या हुआ है? यहां पर जो है विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है। 10वां जल मंच वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन हुआ 10th। ब्राजील में अभी कहां पर? ब्राजील में क्या हो रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो G20 कहां पर होगा? ब्राजील में G20 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पे समझते हैं।
तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के प्रयासों की वजह से बना है। 2015 में यह बनाया गया था। AK माथुर इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं और गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मकसद है जो ट्रॉपिकल रीजन में देश आते हैं वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए, क्योंकि आने वाला जमाना रिन्यूएबल सोर्सेस का है। ठीक है, अब यहां पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो इसरो का पहला जो सोलर मिशन है वो आदित्य 11 है, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है भिलाई में स्थापित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण खेवड़ा गुजरात में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो सोलर प्लांट है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य स्थापित की गई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाना। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहां पर स्थापित है? चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़ में स्थापित की गई है। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है? Which time has नेपाली शेरपा climbed the Everest for the record? तो देखिए 30वीं बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30वीं बार रिकॉर्ड इन्होंने नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड पूरा किया है। इनका नाम है कामेरीता शेरपा। दोस्तों नेपाल के पर्वतारोही हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 38 टाइम्स इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। यहां पर एक नाम आपको मैं और बताऊंगा, अपने करंट अफेयर्स में ऐड कर लीजिए, ज्योति रात्रे के बारे में, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और भारत की सबसे ज्यादा उम्रदराज महिला बनी है। आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा पसांग दावा लगातार 27 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। ये पीछा कर रहे हैं कामेरीता शेरपा का। वित्त वर्ष 2024 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है वो कौन सा बना है? तो सबसे बड़ा भारत का जो व्यापारिक भागीदार देश बना है उस देश का नाम है चाइना। जिसे हम दुश्मन कहते हैं वो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा दोस्त बन करके आया है। चाइना से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका को हमने यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का जो यहाँ पर व्यापार है वो चीन के साथ लगातार बढ़ा है। ये 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार हो गया है। चीन से इंपोर्ट हमने 101.7 बिलियन डॉलर किया है। देखिए, चीन और भारत से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो मेरे पीछे आप जू फेई होंग देख रहे हैं। ये भारत में जो नया राजदूत बनाया गया है चाइना की तरफ से, भारत में बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने चंद्रमा से नमूने एकत्र करने के लिए चांग E6 मिशन को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, थॉमस कप के बारे में अभी हमने चर्चा किया था और उबेर कप के बारे में। तो चाइना ने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में यहां पे जीत हासिल की है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के बारे में बात करें तो नीदरलैंड में किया गया। नीदरलैंड में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट यहां पर किया गया है। कहां पर? नीदरलैंड इसका राइट आंसर है। जो 13 से लेकर 15 मई के बीच में रॉटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ है। अब देखिए हाइड्रोजन से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाया गया वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? L&T कंपनी के द्वारा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किसने शुरू किया है? कब शुरू हुआ? 2023। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की जो पहली बस है वो कहां पे चल रही? दिल्ली में। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, इसका क्या नाम है? कल्याणी फिरेस। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में टो लैम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? टो लैम हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसको आप सभी नोट कीजिएगा। इनका नाम है टो लैम। तो दोस्तों यहाँ पे आप टो लैम को देख पा रहे हैं जो नए राष्ट्रपति बने हैं। मार्च 2024 में वो वान थुआंग जो कि प्रेसिडेंट के पद पर थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे जो पद था वो खाली था और इस पद को भरा है टो लैम ने, जो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने। सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बैडमिंटन को ओपन सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है और यहां पे थाईलैंड ओपन जीता है। कौन सा ओपन जीता है? थाईलैंड ओपन।
अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड बता रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, सात्विक चिराग की जोड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी जीता है 2023 में। इसमें कितनी राशि मिलती है? तो 25 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज मिलती है। इसके पहले जो अचंत शरद कमल थे उन्होंने जीता था। और सात्विक चिराग की जोड़ी लगातार अभी पिछले 2 सालों में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो थाईलैंड ओपन किसने जीता है? सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। आप यहाँ पे सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को देख पा रहे हैं, जिन्होंने फाइनल में किसको हराया? चेन बो यांग और लियो ई को हरा करके ये चीन की जोड़ी है, इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, यहां पे हम बात करें तो सात्विक और चिराग ने BWF फ्रेंच ओपन 2024 का जो पुरुष युगल खिताब है वो भी जीता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे हम बोलते हैं CII, इसके अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा संजीव पुरी। देखिए, यहाँ पे अदर ऑप्शंस है, उसे भी डिस्कस करते हैं। तो गुरुचरण सिंह नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हम NDA बोलते हैं, ये वहां पर अभी चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने। ठीक है, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे जितने भी रिक्रूटीज होते हैं, जो अभी नए रिक्रूट होते हैं, उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। नरसिंह यादव की बात करें हम, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट में अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। WFI एथलीट के नरसिंह यादव यहाँ पे चेयरमैन बने हैं। सर्बानंद सोनोवाल के पास एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, ये यहां पर मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्ट्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो संजीव पुरी की हम बात कर रहे थे, जो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहां पर मेरे पीछे आप संजीव पुरी को देख पा रहे हैं, जिन्हें नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है किनका स्थान लेंगे, तो R दिनेश का स्थान लेंगे। R दिनेश की जगह ये यहां पर प्रेसिडेंट बने हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है CII के नए उपाध्यक्ष कौन है, न्यू वाइस प्रेसिडेंट। तो R मुकुंदन जो हैं, ये CII के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में श्रीनिवास R कुलकर्णी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास R कुलकर्णी इसका राइट आंसर है। इनको यहां पर ये खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार, याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमी में इनको अवार्ड दिया गया है। तो आप R कुलकर्णी को देख पा रहे हैं। हमारा हर एक क्लास बहुत ही ग्राफिकल और बहुत ही इमेज से बना हुआ होता है, ताकि आपको हर एक चीज रिलेट कर सके हम। तो भारतीय मूल के खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। अमेरिका के द्वारा शॉ पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रोफेसर कुलकर्णी को अवार्ड क्यों दिया गया, इसे समझते हैं। तो इन्होंने सुपरनोवा इफेक्ट, गामा किरण विस्फोट और मिलीसेकंड पल्सर और भी बहुत सारे जो खगोलीय पिंड हैं, उन सभी के बारे में खोज किया, इस वजह से इनको अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों, मिलीसेकंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा, ये एक ऐसे यूनिवर्स में, हमारी अंतरिक्ष में घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप देखें, कुलकर्णी जो वर्तमान में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के और खगोल विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहां पर देख पा रहे हैं जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं स्वी ले थीन और स्टीयर्ट आर्किन, इनको जीव विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में शॉ पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, शॉ पुरस्कार के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जो शॉ पुरस्कार होता है, ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहला होता है एस्ट्रोनॉमी, दूसरा होता है बायोलॉजी, तीसरा होता है मेडिकल, चौथा होता है मैथमेटिकल साइंस, यानी जिसे हम बोलते हैं गणितीय विज्ञान। इस क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है और वैज्ञानिकों को लगभग $1.2 मिलियन यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। भारत और किस देश के बीच में अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में शुरू हुआ है? एक्सरसाइज तर्कस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बीन हेल्ड इन कोलकाता। तो भारत और यहां पर अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास तर्कस शुरू हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में जो अभ्यास होता है, ये कोप इंडिया अभ्यास है। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोप इंडिया एक्सरसाइज, आप याद रखिएगा। ये अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में। एक और अभ्यास है जिसे बोलते हैं वज्र प्रहार बोलते हैं। देखिए, भारत और जापान के बीच में बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। इसमें है जिमेक्स,
और सीन्यूमेत्री, धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में होते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र अभ्यास, और इसके अलावा स्लाइनस अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और बांग्लादेश में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बोंगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो साथियों यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो भारत की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम बोलते हैं एनएसजी, और अमेरिका के एक विशेष अभियान बल है एसओएफ, इन दोनों ने मिलकर के तर्कस अभ्यास किया है, इसका मॉक ड्रिल किया है। वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है, आतंकवाद के खिलाफ यह अभ्यास किया गया था। एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। अभी एलोडा कप कहां हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ यहाँ पे हम चर्चा करते हैं डिटेल से। तो यहाँ पे पहले तो निखत जरीन को देखिए, 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। ये इंडियन बॉक्सर है। निखत ने किसे हराया? कजाकिस्तान की जजीरा उराक बयाबा को हराया, 5-0 से हराया है। एलोडा कप का आयोजन कहां पर हुआ? कजाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला, यानी सबसे ओल्डेस्ट वुमेन कौन बनी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे उम्र दराज महिला ज्योति रात्रे बनी है, ज्योति आत्रे भी कहते हैं। तो 55 वर्ष की है। कितनी ईयर्स की है? 55 ईयर्स की ज्योति रात्रे। दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी माउंट एवरेस्ट है, वहां पे चढ़ने वाली सबसे ओल्डेस्ट वीमेन बनी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, कई कई जगह पे 8,848 मीटर मिलता है। यह इन्होंने इस पर चढ़ करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला जो पहला देश बना है, इसका क्या नाम है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स? तो देखिए, ग्लेशियर को लूज करने वाला जो सबसे पहला देश बना है, इस देश का नाम है वेनेजुएला, जहां पर सारे ग्लेशियर लगभग खत्म हो गए हैं। बहुत ही कम मात्रा में ग्लेशियर यहां पे बचे हुए हैं। देखिए ब्राजील में क्या हुआ दोस्तों, ब्राजील में अभी हुआ है G20 होगा ब्राजील में। इसके अलावा ब्राजील में फीफा महिला वर्ल्ड कप होगा 2026 में, 2027 में होगा फीफा महिला वर्ल्ड कप ब्राजील में होगा। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना ने 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसे जीता था। लियोनेल मेसी इसके कप्तान थे। कनाडा और मेक्सिको और यहाँ पे अमेरिका, 3 देश मिलकर के 2026 का फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ग्लेशियर्स देख पा रहे हैं जो बहुत ही, आप देखिए कितना कम बचा हुआ है। लगभग पूरे दुनिया में ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस, जो ओशन का सरफेस लेवल है वो बढ़ रहा है। ओशन का जो यहाँ पर लगातार ओशन में पानी बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल करके कहाँ पे चले जाते हैं, वो पानी बन जाते हैं और जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, बहुत सारे जो द्वीप हैं वो डूब रहे हैं। तो यहाँ पे वेनेजुएला पहला ऐसा कंट्री बना जिसने अपने सभी ग्लेशियर्स को खो दिया है। ठीक है, वेनेजुएला के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। वेनेजुएला जो कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है। वेनेजुएला की आप लोकेशन देखें तो ये वेनेजुएला है। इसके बगल में यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे जो देश है सूरीनाम है, यहाँ पर देखिए आप इक्वाडोर है, ये सारी इसके साथ सीमा बनाते हैं। वेनेजुएला की कैपिटल कराकस से निकोलस मदुरे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और वेनेजुएला बोलीवर यहाँ पे इसकी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में किस रोग की वैक्सीन को भेजा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज सेंट विच डिसीज वैक्सीन टू अफ्रीकन कंट्रीज? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में मलेरिया की वैक्सीन को भेजा है। किसकी वैक्सीन को भेजा है? मलेरिया की वैक्सीन को यहां पर भेजा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के एक टीका जारी किया गया है, इसका नाम है MPTVAC। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मलेरिया के एक टीका, इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। क्या नाम है? R21 मैट्रिक्स M इसका नाम है। ठीक है, कोविड-19 से संबंधित बहुत सारे टीके हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और यहां पर एस्ट्राजेनेका, बहुत सारी वैक्सीन कोविड-19 से रिलेटेड है जो आपको पता है, आपने पढ़ा है। तो मलेरिया को यहां पर देखिए, मलेरिया के खिलाफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन भेजा है,
और इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। और इसका पहला जो खुराक है अफ्रीकी देशों में भेजा गया है। इस जो सबसे पहला जो अफ्रीकन कंट्री जहां पर भेजा गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भेजा गया है। ठीक है, उसके बाद और भी कंट्रीज में साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा, सागा दावा त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? सागा दावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो सागा दावा त्योहार दोस्तों सिक्किम राज्य में मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सागा दावा त्योहार के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा थी और उसी दिन सागा दावा त्योहार यहाँ पे आयोजित किया गया। इसे ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। सागा दावा त्योहार चौथे महीने में पड़ता है और 15वें दिन पड़ता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है महीना। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको बहुत सारे फेस्टिवल बताने वाला हूं जो 2023-24 में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो मणिपुर में मनाया गया है खोंगजोम दिवस, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा में मनाया जाता है उगादी महोत्सव, राजस्थान में गणगौर महोत्सव, ऊंट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की जो आबादी है किस राज्य में सबसे ज्यादा देखी गई है? According to Wildlife Institute of India, which state has been the highest Gangetic River dolphin population in India? तो सबसे ज्यादा गंगा नदी डॉल्फिन जो देखी गई है उत्तर प्रदेश में देखी गई है। और यहां पर देखिए भारत में टोटल जो डॉल्फिन की संख्या वो 4000 है, यूपी में डॉल्फिन की संख्या 2000 है। और यहाँ पे जो डॉल्फिन है भारत का जलीय जीव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं डॉल्फिन को अभी रिपोर्ट जारी किया गया भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। ये आपसे पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया है। ठीक है, चंबल नदी में सबसे ज्यादा यहाँ पर यूपी में ये डॉल्फिन देखने को मिली है। हम यहाँ पर टाइगर रिपोर्ट को भी डिस्कस करते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देश में बाघों की संख्या लगभग कितनी है? 3682 है, 36882 है। सबसे ज्यादा जो टाइगर आपको देखने को मिलेंगे एमपी में 785 है, कर्नाटक में दूसरे नंबर पे 563 है और उत्तराखंड में 560 है। तो ये आप याद रखिएगा, टॉप स्टेट्स पूछे जाते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का जो खिताब है हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 टाइटल? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीता है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग को अपने नाम किया है। किसको हरा करके किया है? वेस्ट हैम को हरा करके किया, 3-1 से हरा दिया है। ठीक है, वेस्ट हैम को हराया है। तो ये मैनचेस्टर का टोटल 8वां नंबर का इंग्लिश प्रीमियर लीग का ट्रॉफी था और मैनचेस्टर ने लगातार 4 बार इंग्लिश टाइटल जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया है और ये पहली टीम है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो आयोजन होता है कहां पर किया जाता है? इंग्लैंड में किया जाता है और इसकी शुरुआत 1992 में हुई। कब हुई है? 1992 में है और सबसे जो सफल टीम रही है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड रही है। मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फुटबॉल से रिलेटेड समझाने वाला हूं। मेरे पीछे आप सुनील छेत्री देख पा रहे हैं, ये भारतीय फुटबॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है और दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद। 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। ठीक है, इंडियन सुपर कप 2024 का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीता है। एएफसी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? कतर ने यहां पर जीता है। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था जिसका खिताब भारत और बांग्लादेश ने जीता है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, चैंपियनशिप हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इटालियन ओपन 2024 जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इसका पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इटालियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल को जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जेवरेव, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने इटालियन ओपन 2024 पर कब्जा कर लिया है। आप अलेक्जेंडर जेवरेव को देख पा रहे हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वहीं पे महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने जीता है, जो किस देश से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से बिलोंग करते हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव की हम बात करें तो उनका 2nd इटालियन ओपन खिताब था और ईगा स्विटेक का 3rd इटालियन खिताब था। ठीक है,
अब आपसे पूछा जाए कि इटालियन ओपन कहां पे होता है, तो देखो नाम से स्पष्ट है, इटली में होता है। इटली की कैपिटल रोम है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो टेनिस से रिलेटेड है। तो यहां पर पीछे आप देख पा रहे हैं यूकी भावरी को और इनके साथी एल्बाना ओलिविटी को। इन दोनों ने बीएमडब्ल्यू ओपन टेनिस युगल का खिताब जीता है, बीएमडब्ल्यू ओपन डबल्स टाइटल को जीता है। कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बार्सिलोना ओपन 2024 का टाइटल जीता है। स्टार्टगर्ट ओपन इसे एलिना रायबकीना ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। चेन्नई ओपन 2024 का खिताब, सिंगल्स का खिताब सुमित नागल ने जीता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सुमित नागल भारतीय हैं, ठीक है। दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और भी डिस्कस करते हैं। तो मियामी ओपन 2024 का टाइटल जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। मियामी ओपन 2024 का महिला एकल का टाइटल डेनियल कोलिंस ने जीता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। मियामी ओपन का जो पुरुष युगल का खिताब है रोहन बोपन्ना ने जीता है, जो कि भारत से हैं। मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब है जैनिक सिनर ने जीता है, जो इटली से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से शुरू हुआ है और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ये भी आप लिख लीजिएगा। सबसे नवीनतम जो यहाँ पर ग्रैंड स्लैम है वो आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलियन है, और सबसे पुराना विंबलडन है। मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और मैड्रिड ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब एंडी रूबलेव ने जीता, जो कि रूस से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपको सारे टेनिस के जितने भी साल हुए हैं सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए छूटे ना। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर दी है? तो फिलिस्तीन को यहां पर फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने के लिए नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने यहां पर इसकी घोषणा की है, ठीक है। देखिए स्पेन के बारे में चर्चा करें तो स्पेन जो है 99 नंबर का इंटरनेशनल सोलर अलियांस में शामिल होने वाला देश बन गया है, ये बात आप याद रखिएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो है वो सबसे टॉप पर है, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। तो इन तीनों देशों ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि जो फिलिस्तीन है उसको मान्यता दिया जाए एज अ कंट्री। 28 मई को फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता यहां पर ये सारे देश दे चुके हैं। और दोस्तों इसके बाद जो है इजराइल इस बात से खफा था, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में 30 का आंकड़ा है और यूरोपियन कंट्रीज से उन्होंने अपने राजदूत को वापस बुला लिया इजराइल देश ने। अभी फिलिस्तीन को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था, भारत ने भी इसका समर्थन किया है। 140 से अधिक देशों ने मान्यता यहां पर दे रखी है और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है, कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं। दोस्तों फिलिस्तीन की हम बात कर लेते हैं, फिलिस्तीन कहां पर है? तो आप इजराइल यहां देख पा रहे हैं, ये जो जगह है ये फिलिस्तीन है और यहां पर इसकी कैपिटल जेरूसलेम है, सीमित मान्यता प्रदान की गई है। रामल्ला यहां का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। यहां के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफा हैं। यहां पर जो करेंसी यूज होती है वो मिस्र पाउंड, इजरायली न्यू शेकल और जॉर्डनियन दिनार है। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को अंतिम मंजूरी दी है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन फाइनल अप्रूवल टू वर्ल्ड फर्स्ट मेजर एआई लॉ रिसेंटली? तो हाल ही में दोस्तों यूरोपियन संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने इसको ऑफिशियली मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के डेवलपमेंट किया जा रहा है और आज की जो जरूरत है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मार्च 2024 में यूरोपीय संसद में कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम को यहां पर वोटिंग हुई थी। तो इसमें 523 वोट फेवर में पड़े हैं और 40 वोट विपक्ष में पड़े, बहुत भारी समर्थन मिला। अब यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस कानून को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 2025 में नेक्स्ट ईयर ये कानून लागू हो जाएगा। दोस्तों बात यहां पे यूरोपियन यूनियन की आई है, तो यूरोपियन यूनियन जो है 27 कंट्रीज का एक देश है, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ है यूरोपियन यूनियन का 1992 7 फरवरी को किया गया है। मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब इसका यहां पर निर्माण हुआ। बात कर लेते दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो साथियों इराक ने अभी समलैंगिक संबंधों को लेकर के एक बहुत ही सख्त कानून बनाया है और इसमें 15 साल की सजा का प्रावधान रखा है। दोस्तों तंबाकू और वैक्स विधेयक पारित किया यहाँ पे ब्रिटेन ने।
दोस्तों यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला अभी कानून अपनाया है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 52 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। 52वां नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने वापस से विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन विच कंट्री? तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेटरी है ये चिली में, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली में। यहां पर स्थापित किया गया है। ये चिली का एंटोफगास्टा क्षेत्र है जहां पर ऑब्जर्वेशन के लिए जो खगोलीय घटनाएं हैं उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए वेधशाला का स्थापना किया गया है। ये विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। ठीक है दोस्तों, वेधशाला क्या होती है, ऑब्जर्वेटरी क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूं। इससे समुद्र में जो घटनाएं हो रही हैं, जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, जो टेरेस्ट्रियल घटनाएं हो रही हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसका स्थापना किया गया है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? विच कंट्री विल होस्ट एएफसी वीमेंस एशिया कप 2026? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2026 के एएफसी महिला एशिया कप का यहां पर आयोजन करने वाला है और 2029 का भी आयोजक मिल गया है। 2029 में उज्बेकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा, 2026 में ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है। तो एएफसी जो है एशिया के देशों की फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। एएफसी का गठन 1954 में हुआ है। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और ये फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। इदाशीशा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? इदाशीशा नोगरांग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मेघालय राज्य की पहली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी बनी है इदाशीशा नोगरांग। मेरे पीछे आप इदाशीशा नोगरांग को देख पा रहे हैं जो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी अपॉइंट की गई है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है। भारत के 85 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज बिकम इंडियाज 85 ग्रैंड मास्टर? तो भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बने। कौन बने? पी श्याम निखिल बने। आर वैशाली की हम बात करें तो 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर आर वैशाली बने हैं। यहां पर देखिए जो आदित्य सामंत हैं ये 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और यहां पे जो वुपला है प्रणीत वुपला 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो 82, 83, 84 और 85 चारों मैंने आपको शतरंज ग्रैंड मास्टर बता दिए हैं। ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। पी श्याम निखिल भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 2011 में इंटरनेशनल मास्टर्स आईएम की उपाधि इन्होंने हासिल की है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल होता है फीडे के द्वारा दिया जाता है जिसके वर्तमान अध्यक्ष आर्कडी डवारकोविच हैं और इसके उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं जो चेस से रिलेटेड है। तो यहां पर आप देखिए मैनुअल एरोन, तो ये अंतरराष्ट्रीय मास्टर उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय 1961 में इन्होंने इस टाइटल को यहां पे प्राप्त किया था। ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे पहले व्यक्ति विश्वनाथन आनंद हैं। विश्वनाथन आनंद फीडे के वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अंतरराष्ट्रीय मास्टर प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है तो इनका नाम है जयश्री खादिक। 1979 में इन्होंने इसे प्राप्त किया था। शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर 2001 में सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी बनी है। ठीक है, तो यहां पर आप 84 नंबर के वैशाली जी हैं, मैं बता चुका हूं चेन्नई से बिलोंग करते हैं। आदित्य सामंत 83 नंबर के हैं। वुपला प्रणीत 82 नंबर के हैं जो तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? सुशील कुमार मोदी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत सालों से, बहुत दिनों से ये कैंसर से लड़ रहे थे और 13 मई 2024 में इनका निधन हो गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, चौथे उप मुख्यमंत्री थे, 4th डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। नीतीश कुमार इन्हें भामाशाह भी कहते थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भामाशाह के नाम से कौन सा निम्न से व्यक्ति जाना जाता था जिनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में हुए निधन को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं डेरेक अंडरवुड, उनका निधन हो गया है। मुरारी लाल पर्यावरणविद थे जो हम हमारे बीच में नहीं रहे। ओजे सिम्पसन ये फॉर्मर फुटबॉल स्टार और एक्टर थे। पीटर हिग्स ये ब्रिटिश फिजिस्ट थे जिन्होंने हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज की थी जिससे हमें पता चला कि दुनिया का उदय कैसे हुआ है। विश्वेश्वर राव
तो ये अभिनेता थे, एक्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। टेबल टेनिस टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो टेबल टेनिस टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली जो पहली खिलाड़ी बनी है, मनिका बत्रा बनी है। कौन बनी है? मनिका बत्रा। आप यहां पर देख पा रहे हैं, भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने टॉप 25 में प्रवेश किया और पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अपने पूरे जीवन में सबसे बेस्ट रैंकिंग पर है ये। सुनील छेत्री ने किस खेल से हाल ही में रिटायरमेंट करने की घोषणा कर दी है? तो सुनील छेत्री जो है इंडियन फुटबॉलर है, भारतीय फुटबॉल कप्तान है। अभी एक मैच खेलेंगे इंपॉर्टेंट और उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। इनका संबंध फुटबॉल से है, तो फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इनका आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत में होगा और उसके खिलाफ ये मैच खेलेंगे। दोस्तों, सुनील छेत्री तीसरे ऐसे फुटबॉलर जिन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल किए हैं। 150 मैच में 94 गोल किया। पहला नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, दूसरा नाम लियोनेल मेसी का है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? तो दुनिया का सबसे पहला 6G डिवाइस जापान ने पेश किया है। किसने? जापान ने यहां पर पहला 6G डिवाइस पेश किया है। ठीक है, इसकी स्पीड 5G से 20 टाइम्स ज्यादा होगी और 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की गति से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों प्रेजेंट में 5G की जो यहां पर स्पीड है उससे लगातार इसकी स्पीड, अधिकतम इसकी जो गति है वो 10 Gbps भी हो सकती है। मोहम्मद इदरिस डेबी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद इदरिस डेबी ये चाड के यहां पर राष्ट्रपति बने हैं। ये आप याद रखिएगा, चाड के नया प्रेसिडेंट बनाया गया है मोहम्मद इदरिस डेबी को। ठीक है, तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सैन्य तानाशाह है और चाड के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी। यहां पे राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है, अभी प्रेसिडेंट बन रहे हैं। 61% इन्होंने वोट हासिल किया है। हनुमान AI चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? तो हनुमान AI चैटबॉट को 98 लैंग्वेजेस में 98 भाषाओं के साथ इसमें लॉन्च किया गया है। साथियों, इसे डेवलप किया है रिलायंस ने, 7 IITs ने और यहाँ पे SML इंडिया और अबू धाबी की 3 AI होल्डिंग कंपनी ने मिलकर के इसे तैयार किया है। इसका नाम है हनुमान AI। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो इन्फोसिस को उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 का सर्टिफिकेट मिला है। दुनिया की जो पहली AI CEO है उनका नाम है मीका। भारत की पहली AI टीचर है आयरिस, जो कि केरल में। AI गेमिंग एजेंट सीमा, जो कि गूगल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि केरल में है, इसको कौन सा स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो केरल में है इसको 81 प्लेस मिला है, 81वां स्थान यहां पर मिला है। दोस्तों, अन्ना विश्वविद्यालय जो कि चेन्नई में, उसको 96 प्लेस मिला है। टॉप 10 में 2 यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्थान मिला है। जो यहाँ पे सबसे टॉप में है वो सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, लगातार दूसरे साल ये शीर्ष पर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो 25 मई है इस डेट को यहां पर मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। कब मनाया जाएगा? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा हुई है। दोस्तों, ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 100 साल हो चुके हैं। जो पहला टूर्नामेंट हुआ था वो हुआ था 25 मई 1924 को। तो इसी दिन को याद करने के लिए 25 मई को मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। ठीक है, ये जो प्रस्ताव था लीबिया के संयुक्त राष्ट्र जो राजदूत है ताहिर अल सोनी ने ये पेश किया था। फीफा के बारे में चर्चा कर ले तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई है और ये पेरिस में स्थापित हुआ है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अभी गियानी इन्फेंटिनो का कार्यकाल अभी 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा? कनाडा, मैक्सिको, USA में होगा। ब्राजील में 2027 का फीफा वर्ल्ड कप, महिला फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2024 का जो विजेता है वो अर्जेंटीना है और उप विजेता फ्रांस है। यहाँ पे 2024 लिखा है, इस डेट को आप चेंज कर लीजिए, 2022 होगा। इसका आयोजन कतर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कतर में इसका आयोजन हुआ था। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है?
तो कौन कौन से भारतीय वस्तुओं को शामिल किया गया है कल्चरल ऑब्जेक्ट्स के रूप में? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सह्याद्री लोकालोकन, इन तीनों को स्थान दिया गया है। उपरोक्त सभी को यहाँ पे स्थान दिया गया है, ठीक है। और दुनिया भर के ऐसे 20 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुओं को यहाँ पे स्थान दिया गया, इसमें 3 नाम भारत के हैं। तो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में अवधी बोली में लिखा था। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। और पंचतंत्र आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिलेगा। जो सह्याद्री लोकालोकन है, इसकी रचना आचार्य आनंद वर्धन ने की है संस्कृत भाषा में। दोस्तों यहाँ पे 65 नंबर का क्वेश्चन आई देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत यहाँ पे पहुंचे हैं? हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव विजिटेड टू वॉच द लोकसभा इलेक्शन? तो 23 देशों के यहाँ पर 23 देशों के प्रतिनिधि भारत यहाँ पर पहुंचे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की डेमोक्रेसी है, और इतने बड़े डेमोक्रेसी का इलेक्शन देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेकिन इतनी आसानी से भारत में चुनाव हो जाते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पर्व को, लोकसभा चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव के जो प्रबंधन निकाय हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, और 75 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो ये प्रतिनिधि हैं महाराष्ट्र जाएंगे, गोवा जाएंगे, भारत के अनेक राज्यों पे विजिट करेंगे, मतदान केंद्र जाएंगे, और वहां पे जिस प्रकार से तैयारी की गई है उसका निरीक्षण करेंगे। दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं कि 4 जून 2024 को रिजल्ट आएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। टोटल यहाँ पे जो वोटर्स हैं 96,88,21,926 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। यहाँ पे जो वोटिंग कर रहे हैं उनमें जो सेक्स रेशियो है 948 है। भारत का सेक्स रेशियो 943 है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा 2011 के सेंसस के हिसाब से। वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार 25वें नंबर के। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह ये हाल ही में अपॉइंट किए गए चुनाव आयुक्त हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मदद करते हैं। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर की बॉडी है, इसमें तीनों नाम मैंने आपको बताए हैं। तो साथियों हमारे 65 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पूरे कवर कर लिए आज के मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। अब आपकी बारी है टेस्ट की, तो टेस्ट को बहुत ध्यान से दीजिएगा। जो भी आपने पढ़ा है आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप का खिताब किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है, हर्षद पटेल ने जीता है। इब्राहिम राइसी किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? तो इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति थे, माफ कीजिएगा इनका निधन हो चुका है, और ये ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का संबंध है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किस देश का है? नॉर्वे का है। भारत का स्थान 159 है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कि फ्रांस की संस्था है, उन्होंने यहां पर इस इंडेक्स को जारी किया है। इफ्को की स्थापना कब हुई है? 1967 में इफ्को की स्थापना हुई है। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? चाबहार बंदरगाह ईरान देश में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। एक सवाल है आप लोगों के लिए, भारत और किस देश के बीच में अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में हुआ है? तो ये किस देश के बीच में हुआ? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। 3 प्रश्नों का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों कैसा रहा आपका मंथली करंट अफेयर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। हर महीने का मंथली करंट अफेयर्स हम आपके लिए अपलोड करते हैं, प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिएगा। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है ई बुक सेक्शन में जाकर के मिलेगी। यहाँ पे मैराथन क्लास पीडीएफ लिखा हो, यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों यहाँ पे 500 एमसीक्यू आपको दिख रहे हैं। 6 महीने की ई बुक हमने यहाँ पर आपके लिए लाई है। यहाँ पर अप्रैल मंथ लिखा हुआ है, मई मंथ 2024 के टॉप 250 एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेंगे। ये मैं पेज चेंज नहीं कर पाया, मई महीने का आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथियों
राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। तो साथियों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स के साथ स्टडी कर चैनल हमारा दूसरा चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ 1 जून को मिलेंगे, जब हम मई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा 1 जुलाई को जून के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय